So in the last class, we discussed about carbon, its nature, how it actually combines with some other elements. Specifically, we talked about that carbon cannot lose or gain electrons. We said that carbon can only share electrons as it has 4 electrons in its outermost shell, and 4 electrons can neither be lost nor to be gained in order to complete its octet. ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने कहा कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी कि वो 4 इलेक्ट्रॉन कभी भी लूज़ नहीं कर पाएगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन किसी तरह से उसने गेन कर भी लिए तो गेन करने के बाद में उसका एक न्यूक्लियस जो केवल 6 प्रोटॉन्स पजेस करता है, 6 प्रोटॉन वाला न्यूक्लियस कभी भी 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकता। ये एक हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इस वजह से कार्बन के पास एक ही चॉइस बचती है कि वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करे। हमने देखा कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से करता है। कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ में भी और दूसरे कार्बन एटम्स के साथ भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर सकता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हमने कुछ एग्जांपल्स दिए थे। हमने कहा कि अगर 2 हाइड्रोजन एटम्स आपस में कंबाइन करें तो उनके एक इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं और टोटल 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड फॉर्म में होता है। इसको हम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं। तो हाइड्रोजन सिंगल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ में आपस में कंबाइन होते हैं, यानी दोनों हाइड्रोजन एटम्स अपना एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन एटम के पास, वो शेयरिंग में दे देते हैं और फिर इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर पर दोनों एटम्स का बराबर राइट होता है। तो इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से दोनों एटम स्टेबल हो जाते हैं और दोनों कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं और हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम H2 से डिनोट करते हैं। विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम हमने इसको दिखाया कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स के बीच में एक सिंगल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। हाँ, ऑक्सीजन के लिए जब यही बात आई तो हमने देखा कि ऑक्सीजन के तो आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि एक ऑक्सीजन एटम 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ में होता है। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे ऑक्सीजन एटम से उनको कुछ इस तरह से मिलते हैं कि उनके बीच में 4 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है। मतलब दोनों 2 इलेक्ट्रॉन्स दे करके 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स के साथ में कंबाइन होकर के और इस तरह से O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना देते हैं। यहाँ हमने एक नई चीज़ देखी कि कुछ अलग से इलेक्ट्रॉन्स हमको बाहर दिख रहे थे जो कि बॉन्ड का पार्ट नहीं थे, जो कि कॉम्बिनेशन का पार्ट नहीं। दे वर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। इनको हमने बोला लोन पेयर्स। हाँ, लोन पेयर्स आर दोज इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर्ड हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम्स के बीच में एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ऐसे ही नाइट्रोजन के बीच में 3 पेयर्स शेयर्ड हैं। हम इनको टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बोलते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। यानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और ओनली सिंगल बॉन्ड इज द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड in which a single electron pair is used। मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर सिंगल होता है। इसको हम ऐसे एक सिंगल डैश से दिखा रहे हैं। डबल बॉन्ड जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर्ड होते हैं, O डबल बॉन्ड O, और ट्रिपल बॉन्ड जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर्ड होते हैं। हमने वाटर का भी एग्जांपल लिया जिसमें हमने देखा कि 2 सिंगल बॉन्ड्स हैं, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में 2 सिंगल बॉन्ड यानी सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड फॉर्म में है और उनके पास हाइड्रोजन का जो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन का है उसके पास 2 लोन पेयर भी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में हमको दिखता है कि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स जिनको हमने डॉट से दिखाया, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में 2 एटम्स के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में इस तरह से शेयरिंग करते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 डबल बॉन्ड बनती हैं, एक यहाँ और ऑक्सीजन के पास में 2 टोटल कार्बन डाइऑक्साइड में 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, 4 लोन पेयर्स होते हैं। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे कल, हम कुछ और एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। जैसे
हमने अमोनिया लिया था, नहीं लिया था, तो अमोनिया भी एक बार देखें हम, अमोनिया कैसा होता है। अमोनिया इज NH3, नाइट्रोजन का एक एटम, हाइड्रोजन के 3 एटम्स, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के 1 2 एंड 3 एटम्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ इस तरह से शेयरिंग कर सकते हैं। नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लोन पेयर के फॉर्म में अलग से रखे हुए हमने दिखा दिए। टोटल 5 में से ये हमारे पास आ गए हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर की फॉर्म में, बाकी सबकी शेयरिंग हो गई है हाइड्रोजन के साथ में इस तरह से। तो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तीनों हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया NH3, और इसको हम ऐसे भी शो करते हैं, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर भी दिख रहा है, अमोनिया का जो नाइट्रोजन है उस पर लोन पेयर भी दिख रहा है। और भी एग्जांपल देख सकते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड HCN, दिस इज हाइड्रोजन साइनाइड। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमेशा याद रखना केवल सिंगल बॉन्ड बनता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर सकता है किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में, किसी भी तरह की शेयरिंग में। तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयरिंग कर रहा है। अब कार्बन के 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन बचे, 1 2 3। नाइट्रोजन के साथ में कंबाइन करेगा तो नाइट्रोजन के 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन ये और 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन ये, तो 6 प्लस 2, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, कार्बन का 6 प्लस 2 ऑक्टेट पूरा हो गया, और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया। हम इसे कैसे शो करेंगे? हाइड्रोजन साइनाइड को H सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, N, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है। लोन पेयर को शो करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम करते हैं तो अच्छा है, हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो हाइड्रोजन साइनाइड, अमोनिया, ये कुछ और एग्जाम्पल हैं। हम एक डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन अगर हम देखें, जैसे हमने मीथेन देखा था, वैसे ही हम मीथेन के अलावा एक अल्कोहल देख सकते हैं जिसका नाम हो सकता है मीथेनॉल। मीथेनॉल इज़ अ टाइप ऑफ अल्कोहल। अब उसमें उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? CH3OH, ठीक है। 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में लगा हुआ अलग से एक फंक्शनल ग्रुप है। तो लेट अस सी, कार्बन हाइड्रोजन 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 ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऐसा है। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4, हाइड्रोजन का 1 1 1, ऑक्सीजन के पास टोटल तो इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, लेकिन उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो शेयरिंग एक तो कार्बन के साथ में कर रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ कर पाएगा क्योंकि हाइड्रोजन एक ही कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो यानी ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे यूज़ हो गए, बाकी के 2 लोन पेयर्स की फॉर्म में यहाँ पे शो कर देंगे। तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 टोटल 8, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया, और कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया। सारे हाइड्रोजन के ड्यूप्लेट पूरे हो गए यहाँ वालों के, हम ऐसे शो कर देंगे, हाइड्रोजन 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 ऑक्सीजन, ये वाला हाइड्रोजन, और इस सब को मिलाते हुए ये पूरा कार्बन, ये सब बैलेंस हो गए, मतलब सब स्टेबल हो गए। कैसे शो करेंगे? मीथेनॉल, कार्बन, हाइड्रोजन 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 OH, हाँ ऐसा है, सब सिंगल बॉन्ड है। ऑक्सीजन के 2 तरफ 2 सिंगल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन के साथ, क्योंकि हर जगह सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हुआ है।
and then we call it CH3OH. तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि कोवेलेंट बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, या हम कह सकते हैं कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने हुए कंपाउंड्स को हम कोवेलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं या ये जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, ये बड़े वीक बॉन्ड्स होते हैं। हाँ, हमने मेटल नॉन मेटल में आयनिक कंपाउंड्स और आयनिक बॉन्ड्स के बारे में बात की थी। वहाँ पे हमने एक बात कही थी कि जो मेटल्स होते हैं वो नॉन मेटल्स के साथ में इसी तरह से रिएक्शन करते हैं कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करें और नॉन मेटल्स उनको गेन कर लें, है ना। मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता और शेयर भी नहीं कर सकता। तो आप देखोगे कि हम जब भी एग्जांपल लेते हैं कोई सा भी कोवेलेंट कंपाउंड्स का, तो उसमें मेटल कभी भी नहीं आता कोई भी, उसमें सारे नॉन मेटल के साथ में कंबाइन हो रहे होते हैं। और ये बात हमने मेटल नॉन मेटल में भी की थी। हमने कहा था कि मेटल्स हमेशा नॉन मेटल के साथ ही कंबाइन होते हैं और कॉम्बिनेशन का तरीका एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मतलब मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, और जब इस तरह से इलेक्ट्रॉन लूज करने से या गेन करने से दोनों तरह के मेटल्स के ऊपर चार्ज आ जाता है, तो इन चार्ज पार्टिकल्स के बीच में यानी इन आयंस के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वो दोनों बड़े स्ट्रांगली एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इस तरह से बने हुए कंपाउंड को हम आयनिक कंपाउंड बोल रहे थे, क्योंकि ये आयंस के इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से बना था। ये कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बजाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स से बनने वाले कंपाउंड्स कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। और कोवेलेंट कंपाउंड्स में आपने गौर कर लिया कि केवल नॉन मेटल्स इन्वॉल्व हैं। ये नॉन मेटल्स के बीच में होने वाला कॉम्बिनेशन है। नॉन मेटल्स कैन कंबाइन विद मेटल्स ऑल्सो, नॉन मेटल्स कैन कंबाइन विद अदर नॉन मेटल्स ऑल्सो, बट द डिफरेंस इज द पैटर्न ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड। जब मेटल नॉन मेटल का आपस में रिएक्शन होता है, जैसे सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन से उसका जो कि एक नॉन मेटल है, एक क्लोरीन के साथ में उसका कॉम्बिनेशन अगर करवाना है तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल होना है, उसकी वैलेंसी 1 है, और क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 है, उसे एक इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल होना है। तो सोडियम का आयन Na+, क्लोरीन का आयन क्लोराइड आयन Cl-, और दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग के सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल बनता है। ये सोडियम क्लोराइड जो है ये एक आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड्स के जो आयंस हैं उनके बीच में बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से उनकी कुछ सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती है। हमने कहा था कि दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन फॉर्म और इन डिजॉल्व फॉर्म, और साथ में मेल्टिंग पॉइंट्स बड़े ज़्यादा होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों ज़्यादा होते हैं? क्योंकि द बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। हाँ, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए वी विल हैव टू सप्लाई अ लॉट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो आपको वो बॉन्ड तोड़ना जो है उसमें एनर्जी बहुत लगाना पड़ रही है, इसलिए इन द फॉर्म ऑफ हीट, इसलिए उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। तो जब कोवेलेंट कंपाउंड में जो बॉन्ड मिल रहा है जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोल रहे हैं, हमें ये बात क्लियर हो गई है अब तक कि ये वीक बॉन्ड है। हाँ, व्हेन वी कंपेयर दिस विद इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बिटवीन आयंस, आयनिक बॉन्ड भी हम उसको बोलते हैं, उसके कंपैरिजन में कोवेलेंट बॉन्ड क्योंकि बहुत वीक होता है, इस वजह से हम कहते हैं कि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसी हिसाब से डिटरमाइन होगी। क्या होगा कि अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, क्यों बात कर रहे हैं हम ये? क्योंकि कार्बन के कंपाउंड्स कोवेलेंट कंपाउंड्स ही होंगे। हम कार्बन का एंड इट्स कंपाउंड्स ही तो पढ़ रहे हैं, तो कार्बन के कंपाउंड्स पढ़ने के लिए हमको कोवेलेंट कंपाउंड्स देखना ही पड़ेगा। तो प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या है? नंबर 1 कि क्योंकि ये बड़े वीक बॉन्ड होते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ही होगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है जैसा आयनिक कंपाउंड्स के साथ था। तो हम देखते हैं कि दे आर जनरली लिक्विड्स और गैसेस। हाँ, हालांकि कभी कभी सॉलिड्स भी हो सकते हैं। हाँ,
ऐसा नहीं है कि सॉलिड हो ही नहीं सकते, लेकिन दे आर मैनी एट लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स आर लिक्विड और गैसेस. They are not soluble or insoluble in water. They are soluble in polar solvents only. पोलर सॉल्वेंट कौन से होते हैं? मतलब कोवेलेंट सॉल्वेंट्स जो होते हैं, जैसे कि अल्कोहल हो गए, ईथर हो गया, कीटोन हो गया, एसीटोन हो गया, ये सब जो है हमारे ये पोलर सॉल्वेंट्स हैं, तो वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं. ये बात आप याद करो. तीसरा कि दे आर इंसुलेटर्स, और यू कैन से दे आर नॉट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं वो. क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स के सॉल्यूशंस में जिस तरह आयन होते हैं, वैसे कोवेलेंट कंपाउंड्स के सॉल्यूशंस में आयंस नहीं होते हैं. तो हम रीज़न हमसे पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे कि आयंस आर एब्सेंट. आयंस आर द कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ सॉल्यूशन, बट कोवेलेंट कंपाउंड के सॉल्यूशन में आयंस नहीं होते, तो वो किसी भी फॉर्म में कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते, वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते. और देयर मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी लो. हाँ, अगर हम कंपेयर करें आयनिक कंपाउंड से, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत नीचे होते हैं. आपने अपनी बुक में देखा होगा अगर, तो बुक में हमको कुछ कंपाउंड्स इनफैक्ट दिखाए हुए हैं, वो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैं. एसिटिक एसिड दिख रहा है हमको, क्लोरोफॉर्म दिख रहा है, इथेनॉल दिख रहा है, मीथेन दिख रहा है. इनके मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स सामने लिखे हुए हैं. हाँ, केल्विन में ऑफ कोर्स इनकी वैल्यू लिखी हुई है. ठीक है ना. तो इन सब के मतलब आप देखो कि मेल्टिंग पॉइंट अगर इसका एसिटिक एसिड का, इथेनॉइक एसिड का अगर मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन है, तो यानी ये सेल्सियस में 16-17 सेल्सियस के आसपास ही है. तो बड़ा कम है. या इसका बॉइलिंग पॉइंट 391 है, तो अगेन आप 273 माइनस कर लें तो वैल्यू आ जाएगी. तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स बड़े लो हैं इन सब के, बाकियों के इनसे भी कम है. क्लोरोफॉर्म के, इथेनॉल के, मीथेन के, इन सब के और भी कम. तो इसका मतलब ये कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी लो. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स. सो you can compare them with the properties of ionic compounds as well. अब एक सवाल और छोटा सा आता है कि कार्बन जो है वो एग्जिस्ट कैसे करता है नेचर में. हाउ डज कार्बन एग्जिस्ट इन नेचर. आपने अगर अपनी बुक पढ़ना शुरू कर दिया है, जैसा मैंने कहा था कि आप बुक को पढ़ो, वर्ड बाय वर्ड पढ़ो, तो आपने देखा होगा कि आपकी बुक के फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है कि कार्बन नेचर में जो है वो बहुत कम क्वांटिटी में फ्री फॉर्म में मिल रहा है. मतलब फ्री फॉर्म में भी क्या कि वो ऐसे मिल रहा है कि हम कह रहे हैं कि ओनली अर्थ के क्रस्ट में वो 0.02% है. अर्थ क्रस्ट में वो कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में या कोल एंड पेट्रोलियम की फॉर्म में केवल 0.02% होता है. हाँ, और अगर आप वैसे देखें एटमॉस्फेयर में, तो कार्बन के ऑक्साइड्स यानी कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में वो 0.03% होता है एयर में, एटमॉस्फेयर में. तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कंबाइंड फॉर्म में इतने सारे कंपाउंड्स बनते हैं कार्बन के कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है उसमें कहीं ना कहीं कार्बन ज़रूर होता है. कार्बन एलिमेंट्री फॉर्म में नहीं होता, लेकिन कंबाइंड फॉर्म में, कंपाउंड के एक पार्ट के फॉर्म में
हम देखते हैं कि कार्बन हर जगह, हमारी बॉडी भी मतलब ज़्यादातर कार्बन से बनी हुई है, सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, है ना। इसलिए हम कार्बन की केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। हाँ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्योंकि उससे बने, उसका ओरिजिन जो है वो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो कार्बन की केमिस्ट्री को हम, कार्बन की स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, जिसमें हम कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। आपके इस चैप्टर नंबर 4 का नाम भी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स ही है। हालांकि केमिकल रिएक्शंस हटा लेने की वजह से आपके सिलेबस से इसका इम्पोर्टेंस थोड़ा सा कम हो गया, मतलब इसकी डेप्थ हम पहुंच नहीं पाएंगे इस चैप्टर की, लेकिन कोई बात नहीं, आपको ये बात ज़रूर समझ में आ जाना चाहिए कि कार्बन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन की केमिस्ट्री है, हाँ, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो कार्बन के कंपाउंड्स हैं। लेकिन उनमें से क्या हटा देना है, एक्सेप्शन क्या है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा जाएगा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। एक तो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ना, ये एक्सेप्शन है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं आते हैं। दूसरा, कार्बोनेट्स, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, या जिसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, सॉल्ट्स, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनके अलावा जितने भी कंपाउंड्स में कार्बन मिलता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं। चाहे आप कुछ एसिड्स देख रहे थे पीछे, CH3COOH आपको दिख रहा था, वो आपका जो एसिटिक एसिड जो था वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। एल्कोहल्स, सारे एल्डिहाइड्स, सारे कीटोन्स, सारे हाइड्रोकार्बन्स जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, हाइड्रोकार्बन्स एंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, वो सब के सब बेसिकली यही है, हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं। तो हम कह रहे थे कि एग्जिस्ट कैसे करता है, कि अकेला तो एग्जिस्ट वो जिस तरीके से करता है उसके बारे में हम बात करें। हाँ, कार्बन जो है उसके 3 फॉर्म्स आपकी बुक में दिए हुए हैं और एक 4th फॉर्म हम अलग से डिस्कस करेंगे। देयर आर टोटल 4 फॉर्म्स ऑफ इन विच कार्बन कैन बी फाउंड इन नेचर। क्या क्या फॉर्म्स हैं? हम बात करते हैं कार्बन के एलोट्रॉप्स की। What is an allotrop? We are going to talk about allotropes of carbon. Allotropes are the various forms of a single element found in nature. कोई एलिमेंट नेचर में जिन अलग अलग फॉर्म्स में मिलता है, उन अलग अलग फॉर्म्स को एज अ होल हम उस एलिमेंट के एलोट्रॉप्स बोलते हैं। तो कार्बन का एलोट्रॉप नंबर 1 है डायमंड, एलोट्रॉप नंबर 2 है ग्रेफाइट, और इसके अलावा सिंथेटिक एलोट्रॉप्स हैं जिनको हम फुलरीन्स बोलते हैं। दिस इज अ ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस, इनके बारे में भी बात करेंगे। ये 3 बातें तो आपकी बुक में लिखी हुई है ना। एक चीज़ और ऐड कर लेंगे हम, कोल, विच इज अमोर्फस कार्बन। क्या मतलब है इनका, ये मैं आपको समझाता हूं। तो डायमंड जो है, डायमंड हैज अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कि एवरी कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय 4 other carbon atoms in a typical structure of diamond. Every carbon is surrounded by 4 other carbon atoms, है ना। इस तरह से ये कंबाइन होते हैं।
ऐसे देखो कि हर कोई 4 से कंबाइन होगा, और ये अपना ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं कि डायमंड के बारे में आपने मेटल्स नॉन मेटल्स में पढ़ा कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग अ नॉन मेटल, दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ एंड इट हैज़ द मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट, मोर देन 4000 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट है बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। डायमंड हैज़ अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की वजह से ही वो इस तरह की प्रॉपर्टीज़, एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज़ शो करता है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर माना जाता है बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक एंगल्स बिटवीन द बॉन्ड्स, जो कि 109 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली होता है, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट एंगल टू मेक अ स्टेबल स्ट्रक्चर। तो कार्बन का जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो होता है वो उसको स्पेशल प्रॉपर्टीज़ शो करवाता है डायमंड के केस में। यहाँ पे ग्रेफाइट अगर हम देखें तो ग्रेफाइट में कार्बन के एटम्स जो होते हैं वो हेक्सागोनल शेप में इस तरह से अरेंज हो जाते हैं कि एक पर्टिकुलर सरफेस पर एक कार्बन 3 अदर कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ होता है। तो कार्बन जो है एक तो लेयर्स में मिलते हैं, लेयर्स में मिलते हैं, और इस वजह से ये ब्रिटल होता है। इस पे प्रेशर लगाते हैं तो ये लेयर्स एक दूसरे पर स्लाइड कर जाती हैं। ग्रेफाइट भी कार्बन का फॉर्म है लेकिन डायमंड के जैसा हार्ड नहीं है। डायमंड को तोड़ना तो पॉसिबल नहीं है, दैट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस। लेकिन ग्रेफाइट को हमें तोड़ना होगा तो बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं। आपने अगर ग्रेफाइट देखा है, ज़रूर देखा ही है आपने। आपकी जो पेंसिल की लेड है उसको हम लेड बोलने लग जाते हैं, और लेड हम समझते हैं कि वो लेड है, पीबी, प्लम्बम, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ग्रेफाइट ही है। अब आपको पता है कि आपके पेंसिल का जो टिप है वो कितनी बार टूटता है, थोड़ा सा प्रेशर आप डालते हो टूट जाता है। हाँ, वो ग्रेफाइट है, ब्रिटल है। अगर आपने किसी ड्राई सेल को ओपन करके देखा है तो उसके अंदर एक रॉड होती है, दैट इज़ ऑल्सो ब्रिटल। कार्बन के ये 2 फॉर्म के अलावा अमोर्फस कोल है। आपने कोल माइंस के बारे में सुना ही होगा, कोल आपने देखा भी होगा बेशक। कोल में कार्बन के एटम्स किसी फिक्स पैटर्न में आपस में जुड़े हुए नहीं होते, इसलिए हम कहते हैं कि उसकी कोई फिक्स्ड मॉर्फोलॉजी नहीं है, इसलिए हमने उसका नाम रख दिया अमोर्फस कार्बन। हाँ, हालांकि इसके बारे में आपकी बुक में लिखा हुआ नहीं है। और फिर बचता है फुलरीन्स, कि जो फुलरीन्स होते हैं, फुलरीन बेसिकली एक सिंथेटिक कार्बन है। फुलरीन, हमने बोला फुलरीन्स मतलब कि देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुलरीन्स अवेलेबल। फुलरीन जो सबसे पहले बनाया गया था दैट वाज C60, हाँ, जिसका नाम रखा गया बकमिंस्टर फुलरीन। बकमिंस्टर फुलरीन जो नाम रखा गया दैट वाज on the name of an architect, Buckminster Fuller. Buckminster Fuller was not a scientist, he was an architect. और उन्होंने इसको डिस्कवर नहीं किया, he was an architect. तो वो ऑडिटोरियम्स बनाया करते थे, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाया करते थे जिसमें अल्टरनेटिव हेक्सागन एंड पेंटागन्स यूज़ किया करते थे। तो जब साइंटिस्ट ने C60 को सिंथेसाइज किया, विच इज़ द फर्स्ट फुलरीन विच इज़ नोन एज बकमिंस्टर फुलरीन, वो 60 कार्बन एटम्स इस तरह से अरेंज दिखे कि उसमें अल्टरनेट हेक्सागन्स एंड पेंटागन्स का स्ट्रक्चर था। तो इसे उस स्ट्रक्चर को देख करके उन्हें
जो साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, उन्हें बकमिस्टर फुलर के ऑडिटोरियम्स की याद आई और उन्होंने कहा कि ये तो बकमिस्टर फुलर के स्ट्रक्चर्स जैसा दिख रहा है, तो उसका नाम बकमिस्टर फुलरीन रख दिया गया। बकमिस्टर फुलरीन इज C60, ओनली 60 एटम्स आर देयर, और 60 एटम्स के साथ में ये पहला सिंथेटिक कार्बन का फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे फुलरीन्स बना लिए गए और उनको अलग अलग जगह पर यूज़ किया जाता है। तो कार्बन एलिमेंट्री फॉर्म में इन 4 तरीके से नेचर में मिल सकता है: डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन एंड बकमिस्टर एंड कोल अमॉर्फस कार्बन। जो ग्रेफाइट होता है उसके बारे में एक बात आपको पता ही है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग अ नॉन मेटल दिस इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब 4th वैलेंसी जो है वो इसकी फ्री है। हालांकि आपकी बुक में ये लिखा हुआ भी है कि कार्बन बाकी के 3 कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड बना सकता है, यानी कि वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग हो सकती है। बट इस वजह से हर कार्बन के पास प्रैक्टिकली एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। जब ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को किसी सर्किट से जोड़ा जाता है तो वहाँ पर प्रोवाइडेड पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ठीक उसी तरह से मूव करने लगते हैं जैसे कि मेटल्स में करते हैं। हाँ, और graphite irrespective of being a non-metal, being a form of carbon, it starts behaving like a good conductor of electricity। हाँ, तो ये जो है ये डिफरेंट कार्बन के फॉर्म्स हैं। आपकी बुक में जो स्पेशल याद करने वाला फीचर होता है उसमें इसको दिया जाता है, आप इसे पढ़ लें क्योंकि आजकल ये चीज़ें भी आती हैं। देखें, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। हाँ, यहाँ पे ग्रेफाइट में हेक्सागोनल शेप में बने हुए इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। एंड दिस इज बकमिस्टर फुलरीन जिसमें हमको दिखाई दे रहा है एक 60 कार्बन एटम्स का स्ट्रक्चर, जो कि एक स्पेशल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ तक हम बात कर चुके हैं पेज नंबर 61। कल से हम वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन्स कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में बात करना शुरू करेंगे। अब तक आपका कंसेप्ट कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में, कोवेलेंट कंपाउंड्स किस तरह के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है उसके बारे में, और हाउ कार्बन एग्जिस्ट इन नेचर, इन 3 चीज़ों के बारे में आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। पेज नंबर 61 तक वर्ड बाय वर्ड जितनी बार पढ़ सकते हो पढ़ लो। अब इसके बाद हम वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की बात करेंगे और कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।